जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं मैं एक बार जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जैसा कि आपने आज के स्टार्टिंग के थंबनेल में देखा होगा, भारतीय संविधान से 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न जो है 500 वन लाइनर प्रश्न। मतलब कि इस वीडियो में कहा जाए तो ये वीडियो तो लंबा होने वाला है ही, क्योंकि 500 प्रश्न होते हैं और वो भी चुनिंदा प्रश्न। और ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पहले आ चुके हैं, ठीक है। तो आगामी जो एग्जाम आने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से ये प्रश्न आपको काफी महत्वपूर्ण होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें से भारतीय संविधान से जो है प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। और उसमें भी कुछ भारतीय संविधान में ऐसे जो है पॉइंट्स हैं जिससे आपको संभवतः प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो सभी लोग जो है, जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं और जो वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। और इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए जुनून एकेडमी समस्तीपुर के चैनल को सब्सक्राइब करें। और जानते हैं, जुनून एकेडमी समस्तीपुर में सभी चीजों की लिखित परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले एक बार लाइक आप जरूर करेंगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर आज चलते हैं। उससे पहले जुनून एकेडमी समस्तीपुर, इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए एकेडमी के आप जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए पहला सवाल हमारा आज का है, भारतीय राज्य व्यवस्था से या भारतीय संविधान, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला सवाल हमारा है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा आपको M.N. राय के द्वारा किया गया। दूसरा सवाल है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माता के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? आपसे पूछेगा किसने ब्रिटिश सरकार से 1924 में यह कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो क्या हो जाएगा आपका? मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या पिताजी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 3 नंबर प्रश्न की ओर चलिए। कहता है, भारत संविधान निर्मात्री सभा, भारत संविधान निर्मात्री सभा, इतना ही प्रश्न आएगा। उत्तर में रहेगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान सभा कैसे चुनी गई थी? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। चौथा सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहली बैठक में संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। आगे है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। और इनको 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। दोनों को अलग अलग डेट में चुना गया था। चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर, कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण का मांग को लेकर प्रस्तावना पारित किया था? तो क्या हो जाएगा आपका? 1936 ईस्वी में यह किया था। आगे देखिए 7 नंबर, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 8 का है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो वो भी हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में
किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी बीजी तिलक के द्वारा किया गया था। पूछेगा सबसे पहले 1895 में संविधान सभा के गठन का मांग किसने किया? तो बीजी तिलक ने किया। 10 का कहता है संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन? तो कुल 114 दिन बहस हुई थी। क्लियर है? आगे देखते हैं। ग्यारह नंबर है संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? पूछ रहा है आपसे भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। क्लियर है? 12 नंबर कहता है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन का मांग कहां पर और किस अधिवेशन में किया गया था? 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन का मांग कहां पर हुए अधिवेशन में किया गया? तो फैजपुर के अधिवेशन में यह मांग किया गया था। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे? पूछ रहा है आपसे संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे? तो 208। टोटल 292 सदस्यों का चुनाव होना था। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1974 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1974 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299। कितनी रह गई? 299। आगे कहता है 16 नंबर संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासत के लिए कितनी प्रतिनिधि थी? देशी रियासत को कितने सीटें मिली थी? तो 70 सीटें मिलेगी। ठीक, 70 सीटें मिली थी। अगर आप जो है इसका फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके इसी प्लेलिस्ट में वीडियो होगा भारतीय संविधान, संपूर्ण एक ही वीडियो में है, लिखा हुआ थंबनेल आप देख लीजिएगा। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुए कहां से थे? B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में कहां से निर्वाचित हुए थे? तो पश्चिम बंगाल से भीमराव अम्बेडकर निर्वाचित हुए थे। 18 का कहता संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे किसके द्वारा? तो जनता के द्वारा प्रतिनिधि थे। आगे देखते हैं 19 का भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया था? संविधान सभा ने। 20 नंबर कहता है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए थे। क्लियर है? चलिए 21 का भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। 22 का कहता है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के पुस्तकालय भवन में हुआ था। 23 का संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 24 का संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है वो B.N. राव को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? B.N. राव को। आगे 25 का संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों का गठन किया? संविधान के विभिन्न पहलू के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कुल 13 समितियों का गठन किया। कितनी समितियों का? कुल 13 समितियों का गठन किया। चलिए आगे चलते हैं। 32 का क्या कहता है? कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? संविधान सभा में, क्योंकि संविधान बनाने का काम जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य ही किए थे। तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को
प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति 29 अगस्त 1947 को। 27 का कहता है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 28 का संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी। 29 का संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना प्रस्तुत किया था। 30 का कहता है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजन से लिए गए थे सबके। ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया कब? भारतीय संविधान को अपनाया गया तो हम सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 से। लेकिन किसने अपनाया था? तो संविधान सभा ने। ठीक है, आगे संविधान निर्माण सभा का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्माता समिति झंडा अध्यक्ष के समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। JB कृपलानी। 33 का राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत में संविधान सभा का ग्रहण कब किया? राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा ने ग्रहण 22 जुलाई 1947 ईस्वी को किया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को किया। याद रखेंगे, भारतीय झंडे को जो है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है स्वीकार किया गया। 34 का संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन प्रदान किया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। बहुत ही BBI आ रहा था, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को। आगे संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन बैठक संपन्न हुई थी? संविधान सभा की अंतिम रूप से किस दिन बैठक संपन्न हुई? तो 24 जनवरी 1950 को यह बैठक संपन्न हुई। 36 का संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों की संविधान पर हस्ताक्षर किए गए? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो उन सदस्यों की संख्या थी 284। 284। 37 का है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? पूछ रहा संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 12 भाग थे। 12 भाग थे। अभी 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 38 का किस दिन से संविधान देने का प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा पारित किया गया? किस दिन से संविधान देने का प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा पारित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 से, यानी कि संविधान इस दिन लागू हो गया। 39 का भारत को एक संविधान देने का प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। आगे देखते हैं। चालीस का क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को। ठीक, किसको? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की ये 41 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को जो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। उसके बाद है 42 का भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, आगे देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष और अखंडता शब्दों में किन शब्द को नहीं जोड़ा गया है? समझिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को में से किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया है। 44 का कहता है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया। 45 का भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन का सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में होता है? तो भारत के शासन का सर्वोच्च सत्ता जो है वो जनता के हाथ में होता है। 46 का कहता है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया। आगे है 47 नंबर प्रश्न देखिए कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 ईस्वी में बना। कब बना? 1950 में। 48 का है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में 1976 में प्रथम संशोधन किया गया। 49 का भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तित किस संशोधन अधिनियम के जरिए किया गया? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 50 का है भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 51 का कहता है विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान वो आपको व्यापक मतलब बड़ा भारत का है। किसका है? भारत का है। चलिए आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान कैसा संविधान है? भारतीय संविधान जो है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि भारतीय संविधान कैसा संविधान है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। 53 का भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या? तो अनुच्छेद पहला जो है उसमें भारत को एक राज्यों का संघ माना गया है, राज्यों का संघ माना गया। 54 का कहता है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का। 55 का है भारत में किस प्रकार के शासन व्यवस्था अपनाई गई? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था? तो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली व्यवस्था, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली व्यवस्था। आगे देखते हैं 56 का कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का जो अभिभावक कहा जाए तो उसे सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। 57 का भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है, सभी लोग जानते हैं। 58 का भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्च, मतलब भारत में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। 59 का भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? भारत के संविधान में संघीय शब्द के जगह राज्यों का संघ को स्थान दिया गया है। आगे भारत में वैध प्रभुत्व सत्ता निहित है किसमें? संविधान में निहित है। किसमें? संविधान में। लिखित संविधान का अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? तो लिखित संविधान का अवधारणा ने सबसे पहले फ्रांस में जन्म लिया। मतलब सबसे पहले पूछेगा लिखित संविधान किस देश का बना? तो फ्रांस का। आगे देखते हैं कि भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो जी ऑस्टिन ने कहा। किसने कहा? जी ऑस्टिन ने कहा। 63 का भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। 64 का कहता है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? पूछेगा आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए। क्या लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए। चलिए आगे कहता है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है?
भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से ली गई है? तो यह कनाडा के देश से ली गई है, कनाडा से ली गई है। 66 का है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, सूची 3 प्रकार के होते हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो ये सूची जो है, ये समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हक होता है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं, चलिए 67 का, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विहार कहां से लिया गया? मतलब मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं देश में? 11 हैं। 68 का, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है। पहले 7 थी, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। पूछेगा मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से। आगे देखते हैं 69 का, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिए गए हैं? कानून की समानता जो है वो आपको अमेरिका से ली गई, ठीक है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन किससे लिया गया है? कलेक्टर का पद जो है वो आपको इंग्लैंड से लिया गया है। कितने से? इंग्लैंड से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सबको एक नजर से देखा जाए तो विधि के समक्ष समानता जो है वो इंग्लैंड से लिया गया। किस देश के संविधान से? तो इंग्लैंड के संविधान से। इस देश में कानून के सामने सब एक है, राजा से रंक, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को स्थगन संबंधी कार्यपालिका का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपको जर्मनी के संविधान से लिए गए। किस देश के संविधान से? जर्मनी के। 73 का, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का आदर्श प्रेरणा कहां से लिया गया है? तो ये आपको फ्रांस से लिया गया। कहां से? फ्रांस से। 74 का, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, तो वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई, इसलिए तो अंशतः लचीला और अंशतः कठोर कहा गया है। 75 का कहता है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के 20वें भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 77 का, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो यह भाग 4 में कही गई है। कितना में? भाग 4 में कही गई। आगे देखिए 78 का, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो 19 का क में है। किसमें है? 19 का क में, याद रखेंगे, सॉरी 9 का क में है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का संबंधित प्रावधान है? तो 9 के क में। 79 संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो चौथे भाग में जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। संविधान में भाग 1 किसका वर्णन करता है? तो संविधान में भाग 1 राज्य और उसके राज्य क्षेत्रों का, संघ और उसके, भारत का यही भाग में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है निर्णय बताता है। आगे देखिए 81 क्या कहता है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है? तो भाग 3 में जो है मूल अधिकारों का उल्लेख है, जिसकी संख्या 6 है, जो कि कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। 82 का, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो अनुसूचियां 8 है और अभी 12 है, या मतलब संविधान जब बना था उस समय पूछा है। 83 का, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा पहला अनुसूची को जोड़ा गया है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में किस अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 10वीं अनुसूची को 1985 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं
73वें संविधान संशोधन, पहले 52वें 73वें 54 74वें, याद रखिए पहले 52वें 73वें 74वें संविधान संशोधन में पहला में 9वां, 52वां में 10वां, 73 में 11वां और 74 में 12वां संविधान संशोधन में के द्वारा अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है? तो 11वां जोड़ा गया है। उसके बाद 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 87 का भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुसूची में है? तो यह जो है भारत एक संघ राज्यों का संघ है, यह पहला अनुसूची में यही बात है। ठीक है, भाग में भी यही है। चलिए, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ तथा प्रतिज्ञा से है। शपथ तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के शपथ वगैरह से है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन का सूची बनाया गया है? 89 नंबर प्रश्न कहता है संविधान सभा के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन सूची की गई है? तो चौथी अनुसूची के संबंध में। ठीक है, 90 का भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है, जिसमें 22 भाषाओं को क्या है? मान्यता प्राप्त है। आगे 91 नंबर संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को अधिकार दिया गया है, जो कि 74वें संविधान संशोधन में है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आगे है 92 का संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अनुच्छेद 1 अनुसूची 1 और भाग 1 में यही है। 93 का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता 3 प्रकार से दिए जाते हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जो है सो है। ठीक है, अब जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे 12 से 35 में क्या क्या, 12 में 13 में 14 में क्या। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौरानवे नंबर क्या कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया? अस्पृश्यता प्रियता। तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 के तहत जो है छुआछूत को समाप्त किया गया। 95 का है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस को जो है अनुच्छेद 19 के 1 के क में स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, 96 का मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण संबंधित बताता है? तो अनुच्छेद 24 यह कहता है कि आप बच्चों का शोषण नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए 97 का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 29 में। कितने में? 29 में। 98 का कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन सा देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है। कौन सा देता है? अनुच्छेद 40। 99 का है 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 51 का ए में, 51 का ए 42वें संविधान संशोधन के में अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिसकी संख्या कितनी है? 11 है। आगे देखिए 100 नंबर संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह अनुच्छेद 53 का था। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। 101 नंबर क्या कहता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत को राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, जो अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है।
ठीक है। 102 का संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उपबंध है, और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उपबंध है। आगे देखते हैं 103 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। 104 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति संबंधी प्रावधान रखता है? कौन सा रखता है? तो अनुच्छेद 76 रखता है। कौन अनुच्छेद? 76। 105 का कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल का अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 45। और आप सभी लोग जानते हैं कि संसद के 2 सदनों के बीच 6 माह का अंतराल होता है। चलिए आगे देखते हैं 106 नंबर, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। 107 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? संयुक्त बैठक का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा, और 6 महीना पे अंतराल होना चाहिए, 6 महीना का अंतर होता है। और अनुच्छेद 108 के तहत जो है वो आपको भारतीय संविधान के 108 अनुच्छेद के तहत जो है संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। 108 नंबर कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई। जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पहले आ चुके हैं या आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। 109 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश के पदच्युति संबंधी प्रावधान है? तो अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है वो 124 के तहत, किसके तहत? 124 के तहत। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अनुसार जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है। 111 का कहता है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश पर पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कोई जो है सो फैसला सुनाया तो उसमें अनुच्छेद 137 के तहत यह प्रावधान दिया गया है कि उस फैसले पर वह पुनर्विचार कर सकता है। 112 नंबर कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है? तो केंद्र सरकार अनुच्छेद 256 के तहत राज्य सरकारों को क्या करती है? निर्देश देती है। 113 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन किया गया है? तो वित्त आयोग का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 280 के तहत है। वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 के तहत है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह अनुच्छेद 352 में है। कितने में है? मंत्रिमंडल का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 352 में प्रावधान है। ठीक है। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्यों में मातृभाषा का प्रयोग एवं अनुदेशन प्राथमिक शिक्षा से लागू की गई है? तो 350A के तहत, 350A के तहत। आगे 116 नंबर, संसद को संविधान का अधिकार दिया गया है। संसद को संविधान का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 368 में। कितना में? 368 में। 117 नंबर कहता है जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है या था? तो 370 के तहत, 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो कि समाप्त कर दिया गया है। आगे, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन से है, और 352 का संबंध जो है वो आपातकाल से है। ठीक है। और 360 का संबंध जो है वो वित्तीय आपातकाल से। ठीक है। 119 का कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? तो 11 मूल कर्तव्य है, और अनुच्छेद 51 का ए में है। अनुच्छेद 51 का ए में है। 120 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है?
तो किसी राज्य को शामिल करने का प्राप्त जो अधिकार है वो संसद को है। संसद ही किसी भी राज्य की सीमा को कम या बढ़ा सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है 121 नंबर, कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति लेना आवश्यक है? तो ये आपको राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक होता है। क्लियर है? चलिए 122 कहता है नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है वो केवल और केवल संसद को है। किसको है? संसद को। 123 राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ। कब हुआ? 1956 में। आगे भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28, 8, 36। ठीक है, आगे 125 का सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? मतलब सिक्किम को किस वर्ष 1974 में जो है वो सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। 126 कहता है भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? तो वो झारखंड है, क्योंकि बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। ठीक है, 128 का भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को एक ही नागरिकता यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 129 नंबर क्या कहता है कि किसी अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो वो अनुच्छेद 11 के तहत जो है संसद वो आपको नागरिकता संबंधी कानून बनाता है। 130 नंबर संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता का संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो 1955 में संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो 1955 में बनाया। 1955 में। एक 131 नंबर भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता की किस देश से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। मतलब नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। 132 का कहता है किस देश के लिए दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकारा? तो अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकारा है। ठीक है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। आगे कहता है 133 का मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी किया जाता है। तो रीट तो 5 प्रकार के होते हैं और जारी कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। रीट जो है 5 प्रकार के होते हैं, जो कि आप वो वीडियो डिटेल वाले वीडियो में आप पढ़ लेंगे। ठीक है, 134 का भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने का शक्ति किसके पास है? तो केवल संसद के पास है। किसके पास है? केवल संसद के पास है। आगे देखिए क्या कहता है 135 नंबर किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रयास समाजवादी माना जाता है। तो वो आपको जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना को, ठीक है, ग्राम पंचायतों की स्थापना को। 136 कहता है नीति निर्देशन तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए है। 137 का कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39 के ए में है। 138 कहता है भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में। आगे है 139 का संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है। तो ये आपको अनुच्छेद 44 में किया गया। अनुच्छेद 44 में। 140 का संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति द्वारा संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? तो ये आपको स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जो है क्या किया गया है? संस्तुति पर सम्मिलित किया गया। 141 का किस वर्ष संविधान ने
मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया है? किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया है? 1976 ईस्वी में। किसमें? 1976 में। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। 142 नंबर प्रश्न कहता है कि मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है, तो वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 134 का 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। 144 का कहता है भारत के संविधान में के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। 145 कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ये मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 51 का ए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्या है कि आप देश का किसी भी राष्ट्रीय धरोहर का अपमान नहीं करेंगे, झंडा है, बहुत सारा है। 146 का क्या कहता है कि भारत का संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है, और अनुच्छेद आर्टिकल 79 के अंतर्गत संसद का वर्णन है। ठीक है, हाँ, और आर्टिकल 79 के तहत जिसमें राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, तो इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। भारतीय संसद कितने सदन है? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। 148 का संसद के किस सदन को प्रतिनिधित्व सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए लोग यहाँ पे आते हैं। संसद का सबसे लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा, जिसको 1954 में पीपुल ऑफ द हाउस के नाम से भी जाना गया। पीपुल ऑफ द निम्न सदन होता है, इसको जो है प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर राष्ट्रपति महोदय भंग कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते नहीं, करते हैं। 150 नंबर कहता है कि संसद का स्थायी सदन कौन है? तो संसद का स्थायी सदन राज्यसभा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? उच्च सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सदन भी बोलते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, 151 नंबर, भारतीय संसद बनती है वो आपको लोकसभा से, राज्यसभा से, राष्ट्रपति के द्वारा, तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। 152 नंबर, किसे संसद का निम्न सदन और उच्च सदन कहते हैं? तो संसद का निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को, और उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। क्लियर है? लोकसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? न्यायिक समीक्षा से लोकसभा को भंग किया जा सकता है, प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर राष्ट्रपति। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम समयांतर कितना हो सकता है? तो 6 माह होता है। कितना होता है? 6 माह होता है। आगे देखते हैं, 155 नंबर, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बैठक, संसद के दोनों सदन की बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, और उस बैठक का जो है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो कब होगी? तो लोकसभा और राज्यसभा मतभेद होने पर यह होती है। जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होती है तो राष्ट्रपति के कहने पर यह बैठक होती है। संसद के दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। क्लियर है? आगे, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति महोदय संबोधित करते। कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? वो प्रश्नकाल का होता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्यकाल जो है वो 1 घंटे का होता है, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है। संसद के किसी सदन की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी जब वह बिना सदन को सूचित किए हुए कितने दिन तक? 60 दिन तक अगर वो सदन में नहीं आता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 162 का, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? तो 2 बार। कितनी बार? 2 बार। सांसदों को वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों को वेतन जो है वो संसद देता है। कौन देता है? संसद देता है। आगे, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो त्रिशंकु लोकसभा का गठन जो है 1989 में हुआ था। 1989 में हुआ था। आगे देखते हैं क्या कहता है,
165 का भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? 1952 में भारत की संसद का उद्घाटन जो है वो 1952 में हुआ था। 166 का संसद के दो सदनों का सत्रावासन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत को संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का नियंत्रण होता है। ठीक है, आगे 168 का देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। आगे है 169 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर किसे माना गया है? तो तीनों सेना, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इसका तीनों का सर्वोच्च कमांडर जो है वो राष्ट्रपति कहलाते हैं। ठीक है, और अर्धसैनिक बलों का गृह मंत्री, होम मिनिस्ट्री। 170 का भारत का राष्ट्रपति होता है राज्यों का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यों का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। 171 नंबर, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष। 172 का राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमण पद्धति से होता है। ठीक है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसके निर्देशित किए जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50 प्रस्तावक होते हैं और अनुमोदक भी 50 होते हैं। क्लियर है, प्रस्तावक भी 50 और अनुमोदक भी 50। आगे 175, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, जो कि हमने पहले ही आपको बताया है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो अनुच्छेद 71 के तहत, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो उसका निस्तारण जो है वो आपको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, जो कि अनुच्छेद 71 कहता है। 177 नंबर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य सभी का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। 178 नंबर क्या कहता है? देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा? तो अनुच्छेद 56 के तहत। ठीक है, और अनुच्छेद 52 के तहत यह कहा गया है कि देश में एक राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 52 यह कहता है। ठीक है, और अनुच्छेद 63 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति भी होगा। आगे देखिए 179, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल को सम्मिलित होते हैं कौन? राष्ट्रपति को चुनाव में वोट कौन कौन डालते हैं? तो संसद के दोनों सदन तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य। संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी राज्य उसके विधानसभा के जीते हुए सदस्य। ठीक है, 180 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग के जरिए। मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा गया है। 81, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया महाभियोग है वो अमेरिका से ली गई है। किससे ली गई है? अमेरिका से ली गई है। 182 का देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण करवाता है? तो अनुच्छेद 70 के, मतलब भारत के राष्ट्रपति का जो है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? मतलब भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो यह जो है अनुच्छेद 70 के तहत कहा गया है। 83 का, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों किसी कारण से राष्ट्रपति के कृत्यों को निर्वाह नहीं कर सकते हैं तो वैसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और एम हिदायतुल्लाह वैसे न्यायाधीश थे जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। 184 का, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सूचना किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपेगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए? तो 180 दिन या
6 माह, पद रिक्त की तिथि से 6 माह। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 187 का सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? मतलब इनके सामने कोई खड़ा, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। एन संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। आगे 188 का भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु काल का पूरा होने से पहले हो गई? तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई। 189 केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आगे 190 देखते हैं, 190 नंबर, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा से बदलने या कम करने का अधिकार किसके पास है? तो केवल राष्ट्रपति महोदय के पास है। चलिए अगला देखिए, 191 नंबर कि लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। 12 राज्यसभा में, 2 लोकसभा में, तो 12 2 14। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत। 193 विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो धन विधेयक के लिए पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। 195 का कहता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। 96 कहता है 100 कि भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों का मनोनीत करते हैं? तो 12, और लोकसभा में 2। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? तो राष्ट्रपति। आपातकाल वगैरह जितने भी लगाने का काम है सभी राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। 198 का क्या कहता है? 98 का उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडलों के सदस्य कौन होते हैं? तो उसके सदस्य होते हैं संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आगे है 201 नंबर प्रश्न, उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। 202 नंबर, उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति पदेन होते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पर कौन होते हैं? तो उपसभापति होते हैं। कौन होते हैं? मतलब जब राष्ट्रपति देश में नहीं होगा उसके जगह उपराष्ट्रपति काम करेंगे तो राज्यसभा का सदस्य कौन, अध्यक्ष कौन बनेगा? तो उपसभापति बनेंगे। 204 नंबर, उपराष्ट्रपति अपना मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में अपने मत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 205 नंबर प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं? तो परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो संसद के द्वारा मनोनीत सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं गिराते लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में गिराते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। ठीक है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति होते हैं? तो वह राज्यसभा के होते हैं। राज्यसभा की स्थापना कब की गई थी? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा की स्थापना की गई। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की स्थापना की गई। आगे देखते हैं, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 ईस्वी को। 13 मई 1952 को राज्यसभा की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके सभापति थे। 210 का कहता है
वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वर्तमान में 250, ऐसे 245 है अभी, और अधिकतम 250 हो सकती है। 211 कहता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु कितना होगा? तो राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है, और कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और न्यूनतम आयु बनने के लिए 30 वर्ष। 214 नंबर, वह कौन सा सभा है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा है, जो कि उपराष्ट्रपति उसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते, तो उस सदन का सदस्य नहीं हुए। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के सभा सदस्य। क्लियर हो चुका है? ठीक है, आगे देखिए 217 नंबर, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है, निर्वाचन आयोग। क्लियर हो चुका है? आगे देखिए 218 नंबर, स्वतंत्र भारत के राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर, जो पहले उपराष्ट्रपति हुए थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है संविधान का अनुच्छेद 312, राज्यसभा को किसका अधिकार प्राप्त करता है? तो एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजन करने का। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए 220 का, कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने पर कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो धन विधेयक को 14 दिनों के अंदर वापस लौटाना पड़ता है। ठीक है, आगे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में है। जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, तो यह पूछा गया है कि यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 80 में है। 222 कहता है राज्यसभा एक स्थानीय सदन है या स्थायी सदन है। 223 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? सबसे पहले किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर को। पृथ्वीराज कपूर को सबसे पहले भारतीय सिनेमा में जो है सो राज्यसभा में शामिल किया गया था। 224 का, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? तो पुरुष में हो जाएगा पृथ्वीराज कपूर और महिला में नरगिस दत्त हो जाएगी, नरगिस दत्त। 225 का, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? बी.एस. रमा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव बी.एस. रमा देवी। 226 का, राज्यसभा के लिए पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति 2 साल पे होती है। तो 2 मई 1954 ईस्वी को, 13 मई को हुआ था पहला, 13 मई 1952 को जो है बैठक हुआ था पहला, और 2 मई 1954 को पहले समूह के लिए सेवा निवृत्ति हुई थी। 6 वर्षों पर चुनाव, 6 वर्षों के लिए चुनाव होता जरूर है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य हट जाते हैं। संसद के किस भी सदन को 2 सत्रों के बीच अंतराल कितना महीना नहीं होना चाहिए? संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किसके अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। 228 का कहता है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 500। ठीक, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना निर्धारित की गई थी? तो 545। आगे है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम हो सकती है 552। आगे देखते हैं 231 नंबर, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र कुल कितने प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करती है? वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र कुल कितने प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करती है? तो 13 का। कितना का? 13 का। ठीक है, आगे राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधित्व को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो 2। राष्ट्रपति 2 और राज्यसभा में 12।
233 का है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों का किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत जो है वह आपको 2 आंग्ल समुदाय के लोगों को मनोनीत करते हैं। आगे, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछेगा तो जीबी मालवंकर और अनंत सैनम, और उपाध्यक्ष पूछेगा तो अनंत सैनम। 235 नंबर, लोकसभा में राजवारो सीट का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? ऐसा कहा गया 2026 तक। 2026 तक जैसे है वैसे ही रहेगा। अब आपको 800 से अधिक लोकसभा सीटें होने वाली है, याद रखिएगा। 236 का, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो 131, 138। आगे देखते हैं, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। अब सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व किए जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। आगे है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। 240 का कहता है क्या कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा वाला है? तो उत्तर प्रदेश में 80। कितना है? यूपी में 80। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका भी क्या होगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। बिहार से लोकसभा सीट कितना है? 40 और राज्यसभा सीट 16। लोकसभा के किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? तो दिल्ली से। 7 आते हैं। कितने आते हैं दिल्ली से? 7। 224 है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 245 नंबर की आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है। लोकसभा का कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का जरूरत होता है? तो 1/10 सदस्य होगा तो ही आपका लोकसभा चलेगा। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको संबोधित और समर्पित करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को समर्पित करते हैं। ठीक है। आगे देखिए कि लोकसभा सत्र कम से कम 1 वर्ष में कितने बार बुलाया जाना चाहिए? तो 2 बार। 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होगा। 249 का, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। 250 का, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। आगे है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। किसी विशेष दिन लोकसभा के अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए 253 नंबर क्या कहता है कि प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी, प्रथम लोकसभा की बैठक। 254 नंबर, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया गया था? तो सबसे पहले बजट लोकसभा के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है। आगे 205, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नीति आयोग का पदेन कौन होता है? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का नाम योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बनाया गया था। इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्रियों का सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है। आगे 258 नंबर के, मंत्रिमंडल संघीय का बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। आगे देखिए 259 नंबर कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह वर्णित है किसमें? तो यह अनुच्छेद 75 में वर्णित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 260
भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। 260 प्रश्न अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे। 261 नंबर प्रश्न है अपना कि प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी। तो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा के सदस्य कौन थी? ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री भी बनी थी और उस समय वो लोकसभा में न होकर के राज्यसभा सदस्य बनी थी। तो क्या हो जाएगा? श्रीमती इंदिरा गांधी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और सबसे पहले भारत रत्न भी इन्हें ही मिला है महिला में। ठीक है। 263 नंबर, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। 13 दिनों में इनकी सरकार गिर गई थी। ठीक है, और उसी दिन इन्होंने कहा था कि मैं आज एक सीट के कारण हमारी सरकार गिर रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये देश कांग्रेस विहीन हो जाएगा, और शायद वो समय आ चुका है अब। दो 264 नंबर, किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में ग्रहण किया। ठीक है। 265 नंबर, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? मतलब सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? तो श्री राजीव गांधी। इनको तमिलनाडु के पेरम्बदूर में इनको बम से उड़ा दिया गया था। ठीक है, बम मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई। ये पूछेगा सबसे, बताइए कि प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किसने बनाई थी? तो मोरारजी देसाई ने बनाई थी। 267 नंबर, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। 268 नंबर कहता है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में विकसित हुई है। आगे देखिए 269 नंबर, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। 270 नंबर कहता है, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? कौन सा व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो संसद का सदस्य जो है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। 271 नंबर, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो आपको राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। 272 नंबर, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद में 3 त्रिस्तरीय मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। 273 नंबर, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे देखिए क्या कहता है, 274 नंबर, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 महीना तक वो मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। अगला देखिए क्या कहता है प्रश्न, 275 नंबर, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो मंत्रिपरिषद का संबंध 74 और 75 से है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 277 नंबर, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? स्वतंत्रता के बाद मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था, 1963 में। 278 नंबर, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करते हैं? मंत्रिपरिषद से मतलब जब इस्तीफा देना होता है तो वह जो है राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। 279 नंबर, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण
भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? तो मंत्री परिषद के पास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? स्वतंत्र भारत के मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री के अलावा और कितने थे? तो प्रधानमंत्री लेकर के 35 वो थे और एक प्रधानमंत्री, टोटल 36। 281 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो वो थी राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला मंत्रिपरिषद में शामिल हुई थी। 282 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मतलब सबसे पहला मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा या रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह। 284 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई। और 285 नंबर कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आगे चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री के साथ उप प्रधानमंत्री का भी आता। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 288 नंबर, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त किए गए? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त किए गए? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के समय। लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? डॉक्टर सुभग सिंह। डॉक्टर सुभग सिंह। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री पूछता है, वित्त मंत्री पूछता है, उप प्रधानमंत्री। बहुत लोगों को तो ये नहीं पता है कि उप प्रधानमंत्री भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आप देखिए। 290 नंबर, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता थे कमलापति त्रिपाठी। राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता जो थे कमलापति त्रिपाठी। 291 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। 292 नंबर, कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है वो किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। यहां पर कुछ मिस्टेक है। हाँ ठीक है। लोकसभा के पिता के रूप में किसे जाने जाते हैं? तो जीवी मालवंकर को। किसको? जीवी मालवंकर को। ब्रिटिश परंपरा आगे है, ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो नीलम संजीव रेड्डी ने। किसने? नीलम संजीव रेड्डी ने। 295, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर ही ऐसे व्यक्ति थे जो पद पर रहते हुए भी मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। 296 नंबर, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होता है। और 297 नंबर है कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो करता है भारत का राष्ट्रपति। 298 नंबर है,
भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी। 299 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन अनुच्छेद 76 के तहत होती है, 76 के। 300 नंबर, पार्लियामेंट या संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदस्य की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो संसद के बैठक में भाग लेता है, वोटिंग नहीं कर सकता है। अगला देखिए क्या कहता है, 301 नंबर, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? तो एडवोकेट जनरल देता है। कौन देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श एडवोकेट जनरल देता है। 302 नंबर, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है, और देश का उच्चतम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होता है। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, नियुक्ति से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उस सभी के उत्तर राष्ट्रपति महोदय ही होंगे, तो राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। आगे देखते हैं, 305 का, संविधान का व्याख्याकार आर संरक्षक कौन है? तो संविधान का व्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। 306 नंबर, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 307 नंबर, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश थे? मूल रूप से उस समय 7 थे। कितने थे? 7 थे। आगे 308 का, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो करते हैं राष्ट्रपति महोदय। 309 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से क्या करते हैं? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति महोदय नियुक्ति करते हैं। 310 का, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से ली गई है? कहता है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से ली गई है? तो फ्रांस के न्याय प्रणाली से हमारे देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति ली गई है। 312 का है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे। अभी कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 313 नंबर, वाई.वी. चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वाई.वी. चंद्रचूड़। तीन 314 नंबर, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की वेतन का आहरित होता है क्या? संचित निधि से, केंद्रीय संचित निधि से और राज्य संचित निधि से। तो ये केंद्रीय संचित निधि से। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? तो 214। और अभी वर्तमान में 25 राज्यों में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, तीन 317 नंबर क्वेश्चन है कि बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई। तो पूछ रहा है कि इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई? मतलब बंबई, कलकत्ता और मद्रास, जो कि वर्तमान में चेन्नई है,
इन तीनों की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई। हमने आपको कहा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई, लेकिन बंबई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई। उसी के साथ पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हमने बताया आपको कि बिहार की राजधानी पटना में हुई 1916 ईस्वी में। उसके बाद 319 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, और इसका फैसला जो है सभी न्यायालय को सर्वमान्य होता है। 320 भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ कहाँ हुए थे? तो बंबई, मद्रास और कलकत्ता में 1862 ईस्वी में। 321 नंबर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने और बढ़ाने का अधिकार जो है केवल संसद के पास है। ठीक है, राज्यों की सीमाओं का बढ़ाना हो तो वो भी संसद ही करेगा। ठीक है, संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। 322 नंबर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसके उत्तर राष्ट्रपति होते हैं। 323 नंबर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेता है? तो वो राज्यपाल के समक्ष जो है पद की शपथ लेता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के सामने। 324 नंबर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ठीक है, 325 नंबर कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो लीला सेठ थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो अगर पूछेगा तो हीरालाल जेकानिया, और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अलग है। उच्च न्यायालय 25 है और उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय 1 है दिल्ली में। आगे, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। आगे देखते हैं 327 नंबर राज्य सरकार का कार्यपालक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यपालक अध्यक्ष राज्यपाल होता है। 328 नंबर भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? ठीक है, तो राज्य संविधान के अनुसार राज्य का जो है वो प्रधान होता है राज्यपाल, कानूनी प्रधान, और देश का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व होता है। 329 नंबर राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। ठीक है, और सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और पूछता है कि राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो जब तक राष्ट्रपति महोदय चाहे। 331 कहता है उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है तथा एक राज्यपाल? ठीक है, तो वो 153 अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। ठीक है, आगे देखिए 333 क्या कहता है? राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु कितना होती है? तो जो राष्ट्रपति का योग्यता होगा वही राज्यपाल का भी होता है, 35 वर्ष। किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उस राज्यपाल का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, हाँ, किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश उस राज्य का। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। आगे, भारत की किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू। पूछेगा भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की थी, और मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश की ही थी, सुचेता कृपलानी, महिला में। 337 किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो क्या करेगा? प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति करेगा तो राज्यपाल करेगा आपको मुख्यमंत्री की। 338 का राज्यपाल के मिलने वाले वेतन व भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है। 339 मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 163 अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। 340
राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होता है, जो पहले विधायक बनता है बाद में मुख्यमंत्री बनता है। राज्यपाल किसके सिफारिश पर राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है? तो मुख्यमंत्री के। जैसे लोकसभा को भंग करने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, वैसे ही यहाँ पर मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करेगा? राज्यपाल। आगे 342 भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? उत्तर प्रदेश में। कहा? उत्तर प्रदेश में, सुचेता कृपलानी। 343 किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुचेता कृपलानी। कौन बनी? सुचेता कृपलानी। 344 भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन थी? सुश्री मायावती। यूपी में ही हुई थी दलित महिला, यूपी में ही। आगे 345 राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो राज्य विधानसभा का गठन संविधान के 170 अनुच्छेद के तहत किया गया है। 170 अनुच्छेद के तहत किया गया है। आगे 346 नंबर, विधानसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार को कितने वर्ष कम से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष। 25 वर्ष से कम अगर है तो आप विधायक नहीं बन सकते हैं। आगे विधानसभा के अध्यक्ष की चुनाव कौन करता है? विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है वो आपको विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, वैसे ही विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे। 348 नंबर, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 349 नंबर, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित कर समर्पित करता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष भी लोकसभा उपाध्यक्ष को करेगा, वैसे ही विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष को करेगा। 350 नंबर, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो जो वहां है वो यही है, 6 महीना लोकसभा में भी, 6 महीना यहाँ भी। 352, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। आगे कहता है 356 नंबर, मतदाताओं के पंजीकरण का उत्तरदायित्व किसके का पर होता है? तो मतदाताओं के पंजीकरण का निर्वाचन आयोग पर उत्तरदायित्व होता है। 354 नंबर, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति से संबंधित प्रश्न का उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। 355 नंबर, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1951 से 52 प्रथम आम चुनाव। डॉक्टर सुकुमार सेन जो है इसके प्रथम चुनाव आयुक्त हुए थे। 25 करोड़ जनता ने उस समय वोट गिराया था। भारत में सर्वाधिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव हुआ, ठीक है, 1952 में। 1952 में। आगे है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 से जो है महिलाओं को भी वोट गिराने का अधिकार दिया जाने वाला लगा। और इंग्लैंड विश्व में पहला ऐसा देश है जिसने महिलाओं को वोट गिराने का अधिकार दिया, ठीक है। आगे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अधीन वयस्क होने की न्यूनतम विधि का आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष, पहले 21 थी, अब 18 कर दी गई है। तो यह 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत हुआ। आगे देखिए 359 नंबर, कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो 1989 ईस्वी में। 1989 में भारत के प्रथम मुख्य चुनाव क्षेत्र पर प्रचार कब बंद करना होता है? मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटा पहले, ठीक है। मतदान शुरू होने से 48 घंटा पहले, यानी कि 2 दिन पहले आपको मतदान बंद करना पड़ेगा। 2 दिन पहले आपको जो है सो प्रचार बंद करना पड़ेगा।
361 दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है निर्वाचन सुधार से है, निर्वाचन सुधार से है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 362 नंबर क्या कहता है? देखिए, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का। 363 नंबर, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वो 8 है। ठीक है, सॉरी 22 है। 364 नंबर, सीधे पूछेगा संविधान के कौन सी अनुसूची का भाषा से संबंध है? तो 8वीं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो 343 मूल रूप से देख लीजिए, ऐसे 351 से 343 से 51 तक भाषा का संबंध है, लेकिन जो है आपको भाषाई प्रावधान 343 में ही आता है हिंदी को। ठीक है, भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है। और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है? तो वो है आपको अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 आगे है कि 1953 में गठित राज्यसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1953 में गठित राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष थे आपको बीजी खरे। बीजी खरे, ठीक है। 1953 में गठित राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खरे। 368 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। 369 नंबर, भारत में संघ राज्यों का प्रशासक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासक राष्ट्रपति होता है। 370 नंबर, केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का शासन होता है, केंद्र सरकार का। ठीक है। 371, संघ शासित क्षेत्र के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आगे देख लीजिए, संघ शासित क्षेत्र जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो उनके जिसका अपना प्रशासक नहीं है, विधायिका नहीं है, विधानसभा नहीं है, उसके लिए संसद जो है उसके नियम कानून बनाते हैं। 3, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 1957 में। 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ। 374 कहता है कि जम्मू कश्मीर का संविधान में संशोधन का अधिकार किसके पास है? तो जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन का अधिकार जो है वो राज्य विधानमंडल के पास है, और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी बना है। 375, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? पहले राज्यपाल को सदर ए रियासत कहा जाता था, बाद में इसे राज्यपाल कहा जाने लगा। तो 1965 में सदर ए रियासत बदल करके राज्यपाल कर दिया गया। 376, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष जो है ये इसका अवधि था पहले का। ठीक है, 6 वर्ष था। कितना? 377, भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 368 के अनुसार। धारा 368 के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीन 378 नंबर, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? संविधान संशोधन हेतु सर्वप्रथम विधेयक जो है वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। 379 नंबर, कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो भारत के संविधान में
प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया 1951 में। 380 नंबर, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी में बना। पहला संविधान संशोधन भी 1951 में हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थिति में नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया था? तो वह था 42वां। क्या था? 42वां। फिर से सुनेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया था? तो 42वां में यह है। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता, अखंडता, वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये सब शब्द को जोड़ा गया है। 383 कहता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, जो क्या था? मौलिक कर्तव्य था, जिसकी संख्या 11 है वर्तमान में। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुर, नेपाली, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया? तो 71वां संविधान संशोधन याद रखेंगे। 71वां संविधान संशोधन पूछेगा कि मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 71वां संविधान संशोधन। आगे देखते हैं क्या कहता है कि भारत के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम, ब्लॉक और जिला। बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी। आगे है 386 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में यह है, और यह जो है राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार जो है सो लगाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। मुखिया, सरपंच का अगर इलेक्शन कराना हो तो राज्य सरकार का राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में होता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया था? 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया? तो ये आपको 5 वर्ष निर्धारित किया गया। कितने वर्ष? 5 वर्ष। आगे है 389 के भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1964 ईस्वी को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। 390 नंबर के पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायतों में चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। तीन सौ 91 नंबर, भारत में पंचायती राज प्रारंभ किया गया। भारत में पंचायती राज 1959 ईस्वी में किया गया, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से। आगे है पंचायती राज प्रथम परिवर्तित राज्य कौन था? तो राजस्थान था। भारत में सबसे पहले राजसीन में पंचायती राज स्थापना कब हुई? 1959 ईस्वी में। आगे कहता है प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहां किया गया? तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। आगे देखिए तीन सौ 95 नंबर, देश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्धार के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। 396 नंबर है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना शुरुआत की गई कब? तो 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। ठीक है। आगे है 397 नंबर, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था?
तो पंचायती राज व्यवस्था से इसने 2 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था दी थी। अब कहा था 398 नंबर, पंचायती राज की आधारशिला क्या है? तो पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा। उसके बाद देखिए 399 नंबर प्रश्न आएगा आपका कि भारत में कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था है। क्या होगा? तो हो जाएगा त्रिस्तर की। और 400 नंबर होगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ की गई? हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ये आपका पार्ट 1 था जिसमें 400 प्रश्न अभी लाए हैं। सेकेंड पार्ट में आगे फिर आपको जो है प्रश्न लेकर के आएंगे। वीडियो कैसा लगा हो एक बार जरूर बताएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।